अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था एलर्जिक राइनाइटिस और उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि उसकी कॉज क्या होती है, पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर्स हमने डिस्कस किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ दिस। ठीक है, अब जो डायग्नोसिस होता है ना, उसमें आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, टेबल 30.1 क्लासिफिकेशन ऑफ द एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, तो पेशेंट से जब डायग्नोसिस करते हो तो आपने सबसे पहले यही पूछना होता है कि उसकी जो है ना क्या है उसकी ड्यूरेशन। ठीक है, और क्या है उसकी सिवेरिटी। ठीक है, जो ड्यूरेशन होती है ना, उसकी बेस पे हम इसको दो में क्लासीफाई करते हैं, इंटरमिटेंट हो सकता है या परसिस्टेंट हो सकता है। इंटरमिटेंट मींस के पेशेंट को जो एलर्जी के सिम्टम्स आ रहे हैं वो उसको जो है क्या आ रहे हैं, लेस देन 4 डेज़ अ वीक, मतलब उसके एक हफ्ते में 4 दिन से कम होती है, या हमारे पास जो है 4 हफ्ते से कम है। ठीक है, तो ये आपने पूछना होता है। अगर तो उसको 4 हफ्ते से कम की ड्यूरेशन है या उसको एक हफ्ते में, मतलब कि हर हफ्ते उसको 4 दिन से कम जो है ना एलर्जी रहती है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट। ठीक है, और अगर उसे परसिस्टेंट, मतलब कि परसिस्टेंट होती है कि उसको चार चार एक हफ्ते में 4 दिन से ज़्यादा एलर्जी रहती है या 4 हफ्ते से ज़्यादा एलर्जी है, मतलब 4 हफ्ते हो गए, 1 महीना हो गया उसको एलर्जी है, तो इसको हम परसिस्टेंट एलर्जी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सिवेरिटी ऑफ डिजीज़। सिवेरिटी ऑफ डिजीज़ के बेस पे हम इसको करते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ठीक है, अब जो माइल्ड होता है ना, उसमें ऐसे होता है कि पेशेंट की जो डेली एक्टिविटीज़ होती है ना, वो उससे मतलब कोई इफेक्ट नहीं होता एलर्जी से। ठीक है, मतलब वो आसानी से सो सकता है, आसानी से वो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है, स्कूल जा सकता है, काम कर सकता है, ऑफिस जा सकता है। ठीक है, तो उसको माइल्ड डिजीज़ कहते हैं। लेकिन अगर हम पेशेंट से पूछेंगे कि क्या आपकी एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रही हैं, तो उसके बेसिस में अगर तो उसकी एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रही होती हैं, उससे कोई काम नहीं हो रहा होता, उसको इतनी हेडेक होती है, उसको इतने साइंस आ रहे हैं कि वो अपना कोई काम नहीं कर सकता, तो उसको हम एलर्जिक राइनाइटिस को कहेंगे कि ये हमारे पास सीवियर या मॉडरेट जो है ना हमारे पास है। तो ये हमारे पास होती है क्लासिफिकेशन, और इसकी बेस पे हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इन्वेस्टिगेशन। सो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आप जो है टोटल और डिफरेंशियल काइनो जो है ना काउंट ले लोगे। ठीक है, टोटल टीएलसी और डीएलसी जिसको आप कहते हो, टीएलसी और डीएलसी आप ले लोगे। टोटल ल्यूकोसाइड काउंट ले लोगे कि आपकी बॉडी में जो है वो कितने ल्यूकोसाइड्स टोटल कितने हैं, और डीएलसी क्या होता है कि उसमें पर्टिकुलरली आप यूजिनोफिल्स का काउंट चेक करते हो, तो आपको डीएलसी कहते हो, डिफरेंशियल काउंट कहते हो। ठीक है, दूसरा जो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये देखें कि आप नेजल इस तरह से देखें, ये देखें न्यूट्रोफिल्स आपको नज़र आ जाते हैं कितने, लिम्फोसाइट्स कितने हैं, मास फिल्स कितने हैं। अगर तो यूजिनोफिल्स की अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा होगी, इट मीन्स दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एलर्जी। ठीक है, क्योंकि यूजिनोफिल्स होते हैं वो एलर्जी में ज़्यादा होते हैं। दूसरा आप नेज़ल स्मीयर ले लेते हो। आप नेज़ल जो हमारे पास होता है ना, वहाँ से आप निकालते हो ये चेक करने के लिए कि कोई इन्फेक्शन जो तो नहीं हुआ सुपर रेडेड इयोजिनोफिलिया आप जो है इसमें चेक करते हो। ठीक है, उसके बाद आप स्किन टेस्ट करते हो। स्किन टेस्ट में देखें, मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर की थी, वैसे आपने देखनी है तो देख लें, वरना इतनी ज़रूरत नहीं है। बस देखें कि इंट्राडर्मली हम जो है डिफरेंट जो है वो एलर्जेंस जो होते हैं उनको चेक करते हैं कि पेशेंट को किससे एलर्जी है। जैसे यहाँ पे देखें 20 जो है स्किन प्रिक टेस्ट किए हैं, और उससे हमें जो है पता चल जाता है कि किससे एलर्जी है, और वहाँ पे व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, दिस कैन टेल अस के पेशेंट को किस चीज़ से जो है वो एलर्जी है। ठीक हो गया, उसके बाद आप क्या करते हो, ये करते हो। ठीक है, स्पेसिफिक आईजीई मेजरमेंट्स करते हो, ब्लड टेस्ट आप करते हो, उससे आप पता लगाते हो कि पेशेंट के अंदर आईजीई कितनी प्रोड्यूस हो रही है। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा आईजीई होंगी, ठीक है, उतना ज़्यादा जो है मतलब उससे पता हमें चलेगा कि ये जो है ना एलर्जी का पेशेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है रास्ट। ठीक है, रेडियो एलर्जो सॉर्बेंट टेस्ट, ये आप करते हो। इससे ना आपको आईजीई स्पेसिफिक जो होती है उसका पता चल जाता है पेशेंट सीरम की। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी लेवल आप ये एंटर करते हो बॉडी में, और ये जाके उसके साथ चिपक जाता है जो आपकी बॉडी में आईजीई होती है, और फिर बता देता है कि कौन सी आईजीई स्पेसिफिक एंटीबॉडी है पेशेंट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपकी बुक में लिखा हुआ है नेज़ल प्रोवोकेशन टेस्ट। उसमें दरअसल ना आप पेशेंट को वो स्निफ करवाते हो डिफरेंट एलर्जेंस, और फिर पता लगाते हो किससे उसको एलर्जी है, लेकिन वो अब इतना यूज़ नहीं होता, यही वाले प्रोसीजर्स इस्तेमाल होते हैं इन्वेस्टिगेशंस के लिए। टीएलसी डीएलसी करवाते हो, नेज़ल स्मीयर करवाते हो, उसमें आपको यूजिनोफिल ज़्यादा मिलता है। स्किन टेस्ट करवाते हो जिसमें स्किन प्रिक टेस्ट है, स्पेसिफिक आईजीई मेजरमेंट्स है, रास्ट है, और नेज़ल प्रोवोकेशन टेस्ट इतना ज़्यादा आप नहीं करवाते। दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्वेस्टिगेशंस। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते। तो देखिए, एलर्जी में मैंने आपको बताया कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें हमने देखा ना किस तरह से उसकी नाक वगैरह में आ रही हैं प्रॉब्लम्स। तो एलर्जी की वजह से उसकी बॉडी में जो है वो नाक के अंदर नेज़ल पॉलिप्स बन सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हमने नेज़ल पॉलिपाई पढ़े थे तो हमने देखा था। ठीक है, तो एलर्जी की वजह से उनको एथेमॉइडल पॉलिपाई बन सकते हैं। और से साइनोसाइटिस हो सकता है ना, साइनोसाइटिस जब उसके ऑस्टियाई ब्लॉक हो जाएंगे, साइनस ओपनिंग ब्लॉक हो जाएंगी, तो उसकी वजह से साइनोसाइटिस हो सकता है ना पेशेंट को। और क्या हो सकता है, अगर उसके कान में चल जाएगा तो मैंने आपको बताया था सीरियस ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। और मैंने आपको बताया था जो लोग होते हैं ना, ये माउथ ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स आते हैं।
ठीक है। उनके दांत ऐसे जो हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और ब्रोंकियल अस्थमा हो सकते हैं ऐसे लोगों को। आपने देखा था ना आईजीई मीडिएटेड है ना अस्थमा भी, तो इन लोगों को जो है ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसके बाद है उसके बाद है कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट में जो सबसे पहली चीज़ होती है ना, वो होता है कि हम एलर्जन को ही अवॉइड करें, ठीक है। जो एलर्जन जो आपकी है, जो आपको जो है करवा रहा है एलर्जी, उसको अवॉइड करें, ठीक है। तो अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने आपकी बॉडी, आपकी बुक में बताया हुआ है कि कीप पेट आउट ऑफ द बेडरूम्स, या आप उनको रिमूव ही कर दें, अपने घर से ही बाहर निकाल दें, आप रखें ही ना पेट, क्या ज़रूरत है, ठीक है। अपनी जान को खतरा है डाला हुआ है तुम लोगों ने, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ द पेट करना है। उसके बाद प्लास्टिक शीट्स, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, मैट्रेसेस वगैरह, उनको प्लास्टिक शीट से कवर करके रखें। अगर आपके घर में टॉयज़ हैं तो उनको प्लास्टिक शीट से कवर करके रखें ताकि उनके ऊपर डस्ट वगैरह ना जमा हो, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे जॉब करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है, एलर्जी वाला काम है, तो वो ना करें, ठीक है। जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, आपको किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है तो आप वो चीज़ ना इस्तेमाल करें, ठीक है। ना खाएं, आप उसको अपनी डाइट से निकाल दें। फॉर एग्जांपल किसी को पीनट से एलर्जी होती है तो वो पीनट्स ना खाएं, ठीक है। इस तरह से अगर किसी को आलमंड से एलर्जी है तो वो आलमंड्स ना खाएं, ठीक है। इस तरह से अपने घर में स्मोकिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें ना इस्तेमाल करें जिससे आपको एलर्जी हो, ठीक है। और जो भी आपके घर की चीज़ें हैं उनको हॉट वाटर में उनकी जो है अच्छी तरह सफाई सुथराई करें और अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। और कट डाउन ऑन द फैब्रिक, और अपने घर में कारपेट्स ना रखें, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। अपने घर में जो वैक्यूम है, अगर वैक्यूम करें, डस्ट वगैरह को साफ़ सुथरा रखें ताकि आपको एलर्जी ना हो। तो अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आप करते हो ट्रीटमेंट विद द ड्रग्स एंड इम्यूनोथेरेपी। आप क्या-क्या दे सकते हो, अपनी ड्रग्स कौन-कौन सी दे सकते हो। एंटीहिस्टामिन्स दोगे ना, एलर्जी है तो ऑब्वियसली एंटीहिस्टामिन्स बहुत अच्छी होती हैं, ये तो बहुत हेल्प करेंगी आपकी, ठीक है। सिम्पैथेटो माइमेटिक ड्रग, तो सिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स, बिकॉज़ वेज़ोडायलेशन हुई होती है तो ये वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करवा देती हैं, सूडोएफिड्रीन वगैरह, ठीक है। इसके अलावा आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हो, स्टेरॉइड्स ले सकते हो आप, सोडियम क्रोमोगाइलेट ले सकते हो, ठीक है। ये मेरे सेल्स को स्टेबलाइज़ करने में हेल्प करता है, सोडियम क्रोमोगाइलेट। एंटीकोलिनर्जिक्स लोगे बिकॉज़ वेज़ोडायलेशन करवाती हैं, कोलिनर्जिक एजेंट्स जो होते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागनिस्ट लोगे ताकि, और एंटी आईजीई लोगे, ये सारे आपने पढ़े होंगे, ओमेलिज़ुमैब वगैरह लेते हो। अच्छा, उसके बाद आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में ये होता है कि पेशेंट को ना थोड़ी-थोड़ी वक्फे-वक्फे से ना हम एलर्जन थोड़ी-थोड़ी डोज़ेज़ में देते जाते हैं, ताकि मतलब जिस चीज़ से उसको एलर्जी होती है ना, उसको थोड़ी-थोड़ी अमाउंट में देते रहते हैं, तकरीबन सालों तक लगता है, और फिर उसकी जो एलर्जी होती है ना, उसके जो है ना वो ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक नेक्स्ट, दैट इज़ द वेज़ोमोटर एंड द फॉर्म्स ऑफ राइनाइटिस, ठीक है। अब देखें कि जो है ना, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इन्फेक्टिव में हमने डिस्कस कर लिया जो हमारे थे एक्यूट एंड क्रोनिक राइनाइटिस, ठीक है। और उसके बाद हमने एलर्जिक पढ़ ली, ठीक है। एलर्जिक हमने राइनाइटिस पूरा एक टॉपिक पढ़ा। अब हम डिस्कस करें नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है। नॉन एलर्जिक में क्या होगा, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन तो हो रही होगी लेकिन कोई एलर्जिक रिएक्शन की वजह से नहीं होगा। मींस जो आईजीई मेडिएटेड था, एओसिनोफिल्स वगैरह रिलीज हो रहे थे, मास्ट सेल्स आ रहे थे, वो सारा यहाँ पे काम नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारे सिम्टम्स सारा कुछ वही होगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, राइनोरिया, स्नीजिंग, सब कुछ वही होगा, ठीक है। बस ये है कि जो हम नेजल एलर्जी के टेस्ट करवाएंगे ना पेशेंट्स के, वो हमारे पास नेगेटिव आएंगे। मींस वो जो हमने सारे टेस्ट किए थे ना एलर्जी के, ये टीएलसी, डीएलसी और नेजल स्मेयर लिया था हमने, रास्ट करवाया था हमने, स्किन प्रिक टेस्ट करवाए थे, वो सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे होंगे इसमें, ठीक है। लेकिन साइन सारे पेशेंट के वही होंगे। होता क्या है वेज़ोमोटर राइनाइटिस में, सबसे पहले हम वेज़ोमोटर की बात करते हैं। आपको पता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि ये हमारी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है ये हमारी वेसल्स को डायलेट करवाता है, ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन हुई होती है तो उस दौरान हमारी जो है वेज़ो डायलेशन हुई होती है, मीन्स दैट आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है, और जब भी वेज़ो डायलेशन होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल कर लेता है। नॉर्मली तो ये बैलेंस्ड होते हैं, मीन्स दैट अगर सिंपैथेटिक की ओवर एक्टिविटी होती है तो पैरासिम्पैथेटिक आ जाता है, और अगर पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिव हो तो हमारा सिंपैथेटिक हो जाता है, ये तो बैलेंस्ड होता है। लेकिन होता क्या है वेज़ोमोटर राइनाइटिस में कि हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक राइनाइटिस होता है ना, वो ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। वो ज़्यादा वर्क करेगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेज़ो डायलेशन हो जाएगी ना, और जब वेज़ो डायलेशन होगी तो उसी तरह हमारे पास क्या होगा कि वहाँ पे क्या होगा, कंजेशन स्टार्ट हो जाएगी हमारी नाक के अंदर, ठीक है। और ये मोस्टली ना आपको पता होगा, जैसे हम सुबह सो के उठते हैं, या हम जो है सुबह सो के उठते हैं, या ऐसा कभी हो रहा हो ना कि एकदम से हम एसी वाले रूम से बाहर आ जाएं, या हम एकदम से टेम्परेचर चेंजेस होना शुरू हो जाएं, या डस्ट स्मोक से हमारी जो है वो मतलब हो ना इरिटेशन हो,
तो उस दौरान जो है ना पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाती है। जब वो ज़्यादा हो जाती है तो फिर वेसोमोटर राइनाइटिस के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है तो पेशेंट जब सुबह के टाइम जब सो के उठता है ना, उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, छींकें आना शुरू हो जाती है। सुबह सो के उठते हैं उसको छींकें आना शुरू हो जाती है। ये मोस्टली ना फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि फ़ीमेल्स के वेसोमोटर डिस्टर्बेंसेस वैसे ही बड़े ख़राब होते हैं, तो वैसे ही बहुत इमोशनल होती है ना। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, स्नीज़िंग के अलावा उनको राइनोडिया, बहुत ज़्यादा नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है एकदम से ना। तो इस तरह पानी इतना बहता, और कभी-कभी इतना बहता है कि उनके जो है ना वो उनके हैंडकरचीफ्स भर जाते हैं, मतलब वो जो रुमाल इस्तेमाल करती हैं वो बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद इनकी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है ऑब्वियसली। नाक में इतना पानी आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, इतनी नेज़ल डायलेशन हो जाती है कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। और क्या हो सकता है, पोस्ट नेज़ल ड्रिप तो होगी ही होगी, ठीक है। पोस्ट नेज़ल ड्रिप तो हमने पढ़ी है कि जब भी हमारा नाक नाक जो पानी से भर जाता है तो वो पानी आगे आने की बजाय आगे भी आ रहा होता है, पीछे भी आ रहा होता है। पोस्ट नेज़ल ड्रिप तो होगी होगी, ठीक है। साइंस क्या होंगे, जब ऐसे लोगों की नेज़ल म्यूकोसा को हम देखते हैं ना, तो वो हमें नॉर्मल भी नज़र आते हैं, क्योंकि ये वेज़ोमोटर चेंजेस है ना, तो मोस्टली हमारे अंदर अगर ये होती हैं फीमेल्स के अंदर, जो कि होती ही हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी फीमेल्स में होता है, तो नॉर्मल होता है उनका, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि अगर बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो तो कंजेशन हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है टर्बिनेट्स की, ठीक है, जैसे मैंने आपको हाइपरट्रॉफिक में दिखाया था। लेकिन ऐसा उतना ज़्यादा नहीं होता ये। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, वही है यार, कि साइनोसाइटिस हो जाएगा, हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस हो जाएगा, उसको हम ट्रीट नहीं करते तो। नेज़ल पॉलीपोस मैंने आपको बताया था ना, वो जब हमने देखा था सिंपल क्रोनिक राइनाइटिस और हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस, मैंने आपको बताया था कि उसमें एक कॉज था वेज़ोमोटर, तो ये वही वाला है, ठीक है। तो अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते तो इस तरह से वो हो जाएगा। और ट्रीटमेंट हम इसका क्या करेंगे, जो चीज़ हमें तंग कर रही है हम उसे अवॉइड करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एकदम से एसी वाले रूम से बाहर ना आए, तो थोड़ा-सा आप ना सडन चेंजेस इन टेम्परेचर को ना आप इवोक करें, ठीक है। आप वो जो चीज़ है ना उसको अवॉइड करें। और क्या कर सकते हैं, आपके नाक के अंदर पानी भरा हुआ है तो आप नेज़ल डीकंजेशन यूज़ कर सकते हैं ना, आप एंटीहिस्टामिन्स यूज़ कर सकते हैं ना। वैसे यहाँ पे बुक में एंटीहिस्टामिन्स लिखे हैं, लेकिन ये मोस्टली आप एलर्जी केसेस में देते हो, यहाँ पे आप नेज़ल कंजेशन डीकंजेशन से काम चला लेते हो, या स्टेरॉइड से काम चल जाता है, या कभी कभार आपको जो है सीवियर केसेस अगर हो जाए ना तो सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स देने पड़ जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, मीन्स दैट मैंने आपको बताया इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो उन केस में आप पेशेंट को थोड़ी सी ट्रैंक्विलाइजर्स दे दें ताकि उसका जो है वो स्टेट जो है वो ठीक हो जाए, ठीक है। इसकी सर्जरी आप क्या करते हो, आप क्या करते हो कि वो जो अगर हाइपरट्रोफी हुई हुई है, जो कि कभी कभार होती है अदरवाइज़ नहीं होती, तो आप वो जो नेज़ल टर्बिनेट्स की हाइपरट्रोफी हुई हुई है आप उनका साइज़ रिड्यूस कर दो, जैसे हमने सर्जिकली ट्रीट किया था कि इसको हाइपरट्रोफिक राइनाइटिस को, ठीक है। अगर हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस हो फिर अदरवाइज़ इसकी जो है मेडिसिन से काम चला लेते हो। अगर साथ में पेशेंट को कोई प्रॉब्लम अलग चल रही है, फॉर एग्जांपल पॉलिप्स चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेविएटेड नेज़ल सेप्टम चल रहा है, तो आप उसको ट्रीट कर दो। उनकी ट्रीटमेंट हमने रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ ली थी, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास होता है वीडियन न्यूरेक्टमी। ये क्या होती है, इसको दिखा देती हूँ ज़रा, ये होती क्या है, क्या चीज़ है, ये देखें। ये हमारी वीडियन नर्व होती है। वीडियन नर्व जो होती है इसको हम जो है नर्व ऑफ द टेराकोइड कैनाल, मतलब इसको हम टीरोकोपेलेटन, ये वाली, ये आपकी नर्व होती है वीडियन नर्व, ठीक है। ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी क्या, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, ठीक है। मतलब ये जो पैरासिम्पैथेटिक हमारी स्टिमुलेशन होती है ना, वेसोडायलेशन हो रही होती है, यही नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है, वीडियन नर्व, ठीक है। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हम वीडियन नर्व को काट देते हैं, जो बहुत तंग कर रही होती है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जिन लोगों की बहुत ज़्यादा होती है ना, तो हम वो वीडियन नर्व ही काट देते हैं, ठीक है। तो वीडियन नर्व से काटने की वजह से क्या होता है, उनकी जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है वो ट्रीट हो जाता है, उनकी जो वेसोमोटर डिस्टर्बेंसेस होती हैं वो ट्रीट हो जाती हैं, ठीक है। सो ये आपका था टॉपिक अबाउट ना, आपका यूक्यू आता होता है डिफरेंस बिटवीन द एलर्जिक एंड द वेसोमोटर, ठीक है, वेसोमोटर राइनाइटिस। तो डेफिनेशन इनमें डिफरेंस आता है कि आईजीई मेडिएटेड होती है और वो हमारे पास जो है किसी स्टिमुलस की वजह से होती है, इसमें कोई एलर्जिक स्टिमुलस नहीं होता, ठीक है। एज क्या होती है एलर्जिक राइनाइटिस में, मोस्टली जो मैंने देखा बताया था 12 to 16 ईयर्स ऑफ एज होती है। इसमें हमारे पर रेयर होता है चिल्ड्रन में, मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं, ये वेसोमोटर डिस्टर्बेंसेस के लोग होते हैं उनमें होती है। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है एलर्जिक राइनाइटिस में। और हमारे पास जो कॉज होता है एलर्जिक राइनाइटिस का वो इनहेलेंट होता है। म्यूकोज़ा जो होता है एलर्जिक में, मैंने आपको दिखाया था पेल कलर का था, यहाँ पे पिंक म्यूकोज़ा होता है, हाइपरट्रॉफिक म्यूकोज़ा होता है वेसोमोटर में, ठीक है। ये भी चेंज आता है, ठीक है। और क्या होता है, हमने जब नेज़ल स्मेयर करवाते हैं, एंटीहिस्टामिन रिस्पॉन्स चेक करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देते हैं, इम्यून थेरेपी देते हैं, तो एलर्जिक राइनाइटिस ठीक हो जाता है। लेकिन हिस्टामिन का रिस्पॉन्स वेसोमोटर में नहीं आता, स्टेरॉइड्स का भी इतना अच्छा नहीं होता, इम्यून थेरेपी से भी नहीं आता, नेज़ल स्मियर से भी जो है, नेज़ल स्मियर में भी एओसिनोफिल्स हमें वेसोमोटर में नहीं मिलते। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं, ये आपने देख लेने हैं कि डिफरेंसेस ऑफ द डेफिनेशन, एज,
फैमिली हिस्ट्री, कॉज, म्यूकोज़ा किस तरह का होता है और इनकी जो इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट का डिफरेंस है वो सारा आपने देख लेना है और लिख लेना है, आपका यूक्यू अटैम्प्ट हो जाएगा। फिर अदर फॉर्म्स ऑफ राइनाइटिस में आपके आ जाते हैं जो आपकी होती हैं ड्रग इंड्यूस्ड, ठीक है। ड्रग इंड्यूस में क्या क्या है, ऐसी ड्रग्स जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कम कर दें, ठीक है, और आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व को ज़्यादा कर दें, ठीक है। वो ड्रग्स होंगी ना, लाइक आप सिंपैथेटोलिटिक ड्रग्स दे रहे हो, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होती हैं मोस्टली, या आप ऐसी ड्रग्स दे रहे हो जो कि आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व को ज़्यादा कर रही है, उसकी वजह से क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगी और प्रॉब्लम आएगी। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी हमारे पास मोस्टली इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि जो राइनाइटिस मेडिकामेंटोज़ा होता है, ठीक है। अब जो लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा नेज़ल स्प्रेस यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, नेज़ल स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, इससे आपको समझ आएगी ये वाला, ठीक है। जो हमारे पास राइनाइटिस से जितने भी हमने ट्रीटमेंट पढ़े हैं उसमें हमने डीकंजेशन पढ़े थे ना कि हम डीकंजेशन देते हैं उनको हम, ठीक है, अल्फ़ा रिसेप्टर एगोनिस्ट देते हैं जिसमें एपिनेफ्रीन वगैरह आ जाते हैं। तो ये क्या करवा रहे थे हम, क्यों सिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स दे रहे थे, ताकि वो वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाएं, ठीक है। लेकिन हम जब जैसे ही इन डीकंजेशंस को छोड़ते हैं ना, तो वो जो वेसल होती है वो दोबारा से हमारे पास जो है वो डायलेट कर जाती है, तो इसको हम कहते हैं रीबाउंड कंजेशन स्टार्ट हो जाती है। जो वेसल कंस्ट्रिक्शन हम करवा रहे थे वो हमारे पास रीबाउंड कंजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, जैसे ही वो ड्रग छोड़ते हैं उनकी दोबारा से वेसल डायलेशन हो जाती है, दोबारा से उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जैसे वो ड्रग लेते हैं उनको रिलीफ मिल जाता है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि उनको ना आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाती है नेज़ल स्प्रे की। वो जब तक नहीं लेते नेज़ल स्प्रे उनको सुकून नहीं मिलता, ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाने के लिए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं राइनाइटिस मेडिकामेंटोज़ा, जो कि आपके पास रीबाउंड फिनोमेना की वजह से होता है। और ये ना ये आपका होता है क्या नाम है, बहुत ही कम दिनों में, मतलब 5-6 दिनों में हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है 1 साल लग जाए इसको, 5-6 दिनों में होता है। और फिर ऐसे लोगों की आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे, उनको वो जो डीकंजेशन है वो छिड़वाओगे, उनकी जगह आप उसको स्टेरॉइड्स दे दोगे, ठीक है, या उनको सर्जरी में ले जाओगे, उनको ये चीज़ें छिड़वाओगे ताकि उनकी जो एडिक्शन हुई हुई है नेज़ल स्प्रे से वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर जो है ये आपका राइनाइटिस मेडिकामेंटोज़ा था। उसके बाद है ये फॉर एग्जांपल ये वाली ड्रग्स जो मोस्टली ले रहे होते हैं उनमें होता है। इसके अलावा आपकी बुक में लिखा हुआ है राइनाइटिस और प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाता है। हनीमून राइनाइटिस भी होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट की वजह से हो जाता है। इमोशनल राइनाइटिस भी होता है, एंजाइटी वगैरह से हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से क्यों होगा, देखिए जो आपको पता है जो हमारी हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होती है ना, उसमें हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कम हो जाता है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। तो जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो पैरासिम्पैथेटिक अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाएगी ना, तो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी राइनाइटिस होता है। गस्टेटरी राइनाइटिस, आप कोई स्पाइसी फूड खाते हो तो उसकी वजह से हो जाता है। नॉन एयर फ्लो राइनाइटिस होता है, ठीक है। ये मोस्टली आपके अगर किसी ने लेरेंजियोटमी करवाई है या ट्रेकियोस्टोमी करवाई है ना, उनमें होता है। तो ये राइनाइटिस के बाकी डिफरेंट कॉजेज़ थे जो कि नॉन एलर्जिक थे, जिसमें हमने प्रेगनेंसी एसोसिएटेड, हनीमून, इमोशनल, हाइपोथायराइडिज्म एसोसिएटेड, गस्ट्रेटरी और नॉन एयर फ्लो प्लारा, इसके अलावा मेडिकामेंटोज़ा वाला कंडीशन थी और वेजोमोटर, ये सारा कुछ, ठीक है। This is all about the rhinitis.